न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बीएसएफ को मिली पहली महिला स्नाइपर की भी है। यूपी की झांसी में एक शादी चर्चा में आ गई। दरअसल वहां दुल्हन की विदाई कार की बजाय बैलगाड़ी से हुई। दोनों ही परिवार अच्छे संपन्न हैं, लेकिन फिर भी दूल्हे के परिवार का कहना है कि बैलगाड़ी से विदाई करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो गाय इधर उधर घूम रही हैं उन्हें बचाया जाए। परिवार के सदस्यों के अनुसार वो चाहते थे कि दूसरे लोगों के अंदर भी एक भावना जगे, यानी लोग गायों और बैलों को पालें ताकि ये भी बच सके और पुरानी परंपरा भी बनी रहे। बीएसएफ को पहली महिला स्नाइपर मिल गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने ये इतिहास रचा। उन्होंने बीएसएफ के इंदौर सेंटर में 8 हफ्तों तक स्नाइपर की कड़ी ट्रेनिंग ली और ये मुकाम हासिल किया। इसमें खास बात ये रही कि 56 पुरुषों की ट्रेनिंग के बीच वो अकेली महिला थी। इतना ही नहीं, देश में अब तक बीएसएफ में ये कोर्स किसी भी महिला जवान ने नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक मेडिकल टीम की जाबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल ये टीम लगातार भारी बर्फबारी के बावजूद पहाड़ी इलाके में घर घर पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए पहुंच गई। ये महिला कर्मचारी नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप के छूट जाए। ऐसे में आशा वर्कर और दूसरे कर्मचारियों ने इस तरह अपना फर्ज निभाया। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मेडिकल टीम की काफी तारीफ हो रही है। दिल्ली में एक एनजीओ की ओर से अनोखा मैरिज फेयर आयोजित किया गया, जिसमें 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए जीवन साथी की तलाश की गई। इस अनूठे मेले में 50 से 90 साल के 70 पुरुषों और 30 महिलाओं ने भाग लिया। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बीमारी या किसी दूसरी वजह से अपने जीवन साथी को खो दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने गंगा बैले नृत्य किया। इसके जरिए उन्होंने जंगल और नदियों को बचाने का संदेश दिया। हेमा मालिनी ने ये डांस 3 दिनों के ताडोबा महोत्सव में किया। इस दौरान वहां मौजूद दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हमारे देश में इलाज की तमाम सुविधाएं होने के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इलाज के नाम पर मैजिकल हीलिंग यानी कि तंत्र मंत्र और जादू टोने का सहारा लेते हैं। अंधविश्वास के नाम पर किए जाने वाले इस इलाज के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं तो कई लोग लाइलाज ही रह जाते हैं। ऐसे में असम सरकार ने जादू टोने वाले इलाज के खिलाफ सख्त कदम उठाया है ताकि भोले भाले लोगों का शोषण ना हो और उन्हें सही इलाज मिल सके। जाहिर है, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अंधविश्वास के नाम पर होने वाले इलाज के खिलाफ सावधानी वाला हॉर्न बजाने का काम किया है। कभी किसी ने सिर्फ छूकर बीमारी दूर करने का दावा कर दिया, तो कहीं सिर्फ पानी से ही मर्ज ठीक हो गया। आंखों पर अगर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो तो इलाज के ऐसे फॉर्मूले अक्सर कारगर दिखने लगते हैं। लेकिन अब असम में इलाज का ये तरीका कहीं नहीं दिखेगा। असम सरकार ने ऐसे जादुई इलाज या मैजिकल हीलिंग पर पाबंदी लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल जादू टोने और झाड़ फूंक से इलाज को गैर कानूनी करार देता है। सरकार का मानना है कि बिल का मकसद विज्ञान पर आधारित इलाज को बढ़ावा देना है ताकि लोगों की सेहत और पैसों से खिलवाड़ न हो। इस नए कानून के तहत मैजिकल हीलिंग अब राज्य में गैर जमानती अपराध होगा। पहली बार अपराध साबित होने पर दोषी को 1 से 3 साल की सजा होगी। इसके साथ ही 50,000 तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार अपराध साबित होने पर 5 साल की कैद होगी। दूसरी बार जुर्माना भी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगा। इसके साथ ही मैजिकल हीलिंग के विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस पर नजर रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी। Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe that religious status quo is very important.
Whoever is Muslim, let them be Muslim. Whoever be Christian, let them be Christian. Whoever is Hindu, let them be Hindu. So that a proper balance can be achieved in our state. हालांकि सरकार के इस कदम पर ईसाई समुदाय ने एतराज जताया है। दरअसल कैबिनेट अप्रूवल लेने के दौरान असम के सीएम ने कहा कि इस बिल का एक मकसद धार्मिक प्रचार प्रसार को रोकना भी है। उन्होंने दावा किया कि मैजिकल हीलिंग का इस्तेमाल आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए भी होता है। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर ईसाई समुदाय को एतराज है। असम में धर्मांतरण की शिकायतें बढ़ी तो उसका विरोध भी बढ़ा है। पिछले महीने ही हिंदू समूह कुटुंब सुरक्षा परिषद ने मिशनरी स्कूल्स के कैंपस से ईसाई प्रतीक हटाने को कहा था। संगठन का कहना था कि स्कूल्स का इस्तेमाल धार्मिक हित साधने के लिए हो रहा है। अब मैजिकल हीलिंग के खिलाफ नया बिल भी ईसाई संगठनों को परेशान कर रहा है। असम क्रिश्चियन फोरम नाम के संगठन की दलील है कि वो प्रार्थना से इलाज के हिमायती हैं। कई दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता आया है। इसे वो फेथ हीलिंग मानते हैं, जहां किसी एक शख्स की बीमारी को ठीक करने के लिए कई लोग मिलकर दुआएं करते हैं। अब आपने क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं देखेंगे, लेकिन ये जो इविल प्रैक्टिसेस है ये तो बहुत सारा है। यहाँ में बहुत बाबा लोग करता है, बहुत मिस एप्रोप्रिएशन मिस प्रैक्टिस करता है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग का कुछ बोलना है, कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से ये बिल हम लोग पहले पढ़ेंगे, देखेंगे अमेंडमेंट क्या ला सकते हैं, देखेंगे, उसके बाद आपको विचार करेंगे। हालांकि असम प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास है, ताकि लोग झाड़ फूंक की बजाय सही अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। किसी बीमार शख्स को एक योग्य डॉक्टर से इलाज की सही दिशा दिखाएं। बीमारी से परेशान शख्स की मनोवैज्ञानिक हालत भी नाजुक होती है। तनावग्रस्त और परेशान शख्स के अंधविश्वास में फंसने का डर भी ज्यादा होता है। ऐसे में परेशान शख्स झाड़ फूंक या मैजिकल हीलिंग के चक्कर में फंस सकता है। जाहिर है ये बिल जनता के हितों वाला है, लेकिन अब धर्मांतरण का एंगल आने से इस बिल पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये बिल अपने असल मकसद को पूरा कर पाएगा या फिर धर्मांतरण के आरोपों में उलझ कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 66 अंक चढ़कर 73,872 पर बंद हुआ। इसके साथ ही कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,440 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये 27 अंक चढ़कर 22,406 पर बंद हुआ। इस दौरान ज्यादातर सेक्टर्स के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोना 64,200 रूपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है। हालांकि चांदी के दाम में 200 रूपए की गिरावट हुई है और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 73,800 रूपए हो गई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी को लेकर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर अब 6.8% कर दिया है। मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि भारत की इकोनॉमी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और G20 देशों में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है। और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सियासी तापमान चढ़ने लगा है। पिछले चुनाव की तरह विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी को बैठे बिठाए ऐसा चुनावी नारा दे दिया है जो पार्टी के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। लालू यादव का प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर किया गया निजी हमला बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया, जिसके बाद पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? तुम
बताओ ना कि तुमको क्यों कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल पर दिख रहा ये बदलाव लालू यादव के उस बयान का जवाब है जो उन्होंने एक दिन पहले यानी रविवार को पटना में महागठबंधन की रैली में दिया था। विपक्ष के नेताओं ने इस रैली के लिए 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल तो फूका, लेकिन रैली से निकले लालू यादव के शब्दों को बीजेपी ने चुनावी हथियार की शक्ल दे दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद लालू यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी पर किया उनका निजी हमला विपक्ष को ही बैकफुट पर धकेल देगा। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने हुंकार भरी और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताकर विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब मोदी का परिवार ही विपक्ष से लड़ेगा। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर खड़े किए गए सवाल पर अब बीजेपी ने एक सुर में धावा बोल दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना परिचय बदल दिया और नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव के निजी हमले को बीजेपी ने बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेगी। विपक्ष के नेता परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के चक्कर में ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसे बीजेपी ने चुनावी मैदान में अब अपना जवाब बना लिया है और पार्टी ने पूरे देश को ही मोदी का परिवार बता दिया। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है।
और कष्टकारक है। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते, किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी। ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री ने विपक्ष के किसी निजी हमले को चुनावी कैंपेन में बदल दिया हो। फॉर द चौकीदार, बाय द चौकीदार। दैट देश का चौकीदार चोर है। मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और इससे पहले भी साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके जवाब में बीजेपी ने देश भर में मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन चला दिया था। और ये नारा 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए सुपर हिट साबित हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मैं भी चौकीदार की तर्ज पर इस बार बीजेपी ने मोदी का परिवार के रूप में नया नारा बुलंद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का मोदी का परिवार वाला दांव इस चुनाव में कितना असरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिया है तोहफा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में पिछले फैसले को पलट दिया। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी उन्हें इस मामले में अब कानूनी छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका के किसी सदस्य की ओर से किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया, जिसमें उन्होंने पार्टी पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री आतिशी ने अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। इसके तहत 18 साल और उससे ज्यादा की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल रहीं। वहीं इसके बाद पीएम ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक जनसभा की और राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात दी। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने विधायक और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कामकाज के तरीके से निराश है।
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अब उसे राउस एवेन्यू में अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां ये दफ्तर बना है वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और वहां कोर्ट रूम भी बनना है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी से अपने दफ्तर की जमीन को लेकर केंद्र सरकार के सामने आवेदन करने को कहा गया। देश के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के समय इसरो चीफ एस सोमनाथ पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदित्य मिशन के दिन ही उन्हें इस बीमारी का पता चला था। इससे वो और उनका परिवार दोनों परेशान हो गए थे। इसके बाद सोमनाथ ने सर्जरी करवाई और फिर उनकी कीमोथेरेपी भी चलती रही। हालांकि बताया जा रहा है कि अब वो ठीक हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। दरअसल डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज की गई। इन्हीं एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर उदयनिधि कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं। इसी मसले पर अब अगले हफ्ते भी अदालत में सुनवाई होगी। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको मोहाली के त्रिपत सिंह से मिलवाते हैं, जो कि 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट है। और इसके लिए त्रिपत सिंह पिछले 14 साल से बिना रुके, बिना थके रोजाना घंटों तक एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई मैराथन दौड़ में कई मेडल अपने नाम किए हैं। कुदरत की नेमत से मिला इंसान का शरीर ही उसकी जमा पूंजी होता है, और अगर ये स्वस्थ है तो इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए। लेकिन शरीर को फिट रखना भी एक चैलेंज है, और लोग इसके लिए क्या कुछ नहीं करते। ये त्रिपत सिंह हैं, जिनके आगे अच्छे अच्छे नौजवानों के भी पसीने छूट जाते हैं। त्रिपत सिंह पिछले 14 साल से खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 80 साल की उम्र में भी जिम के अंदर घंटों पसीना बहाते हैं। मेरी कोई टम्मी बढ़ गई थी, तो मुझे किसी रिश्तेदार ने टॉर्च मार दी। देखो पंजाबी में बोलते हैं गोगड़ निकल आई तुम्हारी। मैं कहा भाई हमारी तो है, मेरी अपनी देख से पहले। कहते नहीं हमारी तो है, आपकी पहली बार देखी हमने। वो बात मन को कहीं खटक गई। बस बाजार में गए, 2 टी-शर्ट 2 निक्कर खरीदी, अगले दिन से दौड़ना शुरू कर दिया। उम्र को महज नंबर मानने वाले त्रिपत सिंह ने मैराथन दौड़ में भी कई मेडल अपने नाम किए हैं। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अपनी उम्र से कम एथलीट्स के साथ मैराथन दौड़ में मेडल जीते। इसके लिए त्रिपत सिंह रोजाना घंटों मेहनत करते हैं, और खान पान में सिर्फ वीगन डाइट ही रखते हैं। हम आँख मूंद लेते हैं सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में, और ये फिर भुगतते हैं अपनी लाइफ में। और सबको मालूम होता है कि मैंने ये गलती की है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उस टाइम। बस थोड़ा सा समझाने की जरूरत होती है। किसी भी चीज का टेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। गंदी से गंदी लोग शराब का टेस्ट थोड़ा होता है, कभी जहर है किस्म से, उसका भी टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो एक अच्छी चीज का टेस्ट डेवलप कीजिए, फिर सारी जिंदगी मौज कीजिए। वर्षों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि त्रिपत सिंह ने एक कंपटीशन में मिस्टर पंजाब को मात देते हुए एक बार में 584 पुशअप किए थे। और अब स्टार क्रिकेटर विराट कोहली भी उनकी फिटनेस के कायल हैं। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर त्रिपत सिंह को फॉलो भी करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुश्किल से 1400 या 1500 फॉलोअर थे जब विराट कोहली ने फॉलो किया। विराट कोहली ने मेरी एक स्टोरी शेयर की अपने पेज पर, और 2-3 घंटे बाद एक स्टोरी और शेयर करती, 2 स्टोरी शेयर की। तो देखा देखी उनकी वाइफ ने भी उसी दिन 2 स्टोरी शेयर कर दी। वो 4 स्टोरी ने ये हाल था कि अगले दिन 10,000 मेरा फॉलोअर बढ़ चुका था। त्रिपत सिंह की मेहनत के आगे उम्र का नंबर भी अब बौना पड़ गया। खुद को फिट रखने के सिलसिले से शुरू हुआ उनका ये सफर अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हरियाणा की।
हरियाणा सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक पहल की। हरियाणा में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 1 साल से प्रहरी योजना चल रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 12,421 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। सिपाही से लेकर उप निरीक्षक और होमगार्ड और स्पेशल पुलिस ऑफिसर को प्रहरी और सहायक प्रहरी बनाया गया है। प्रहरी योजना में शामिल टीम के सदस्य हर 15 दिन में बुजुर्गों के घर जाकर उनका हाल पूछेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के 3,30,000 से अधिक बुजुर्ग हैं। इनमें से 3,600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो कि एकदम अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना के तहत इन बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए सरकारी कर्मचारी उनके व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे। अगर किसी बुजुर्ग को मेडिकल सहायता, संपत्ति की सुरक्षा या किसी दूसरी मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग से उसकी मदद की जाएगी। यदि कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता है तो वो 112 पर कॉल करके जुड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत आश्रमों में की जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ऐसा सेवा आश्रम चल रहा है और एक दूसरा आश्रम करनाल में बन रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 14 जिलों में वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनाने के लिए भूमि की पहचान कर ली है। हरियाणा में बुजुर्गों की देखभाल के लिए चलाई जा रही इस योजना पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। योजना सरकार ने बनाई है प्रहरी योजना, जो सरकार ने कहा कि 15 दिन में हरियाणा पुलिस का जवान उसके पास जाएगा और उसका हाल चाल जानेगा। इसका अच्छा फायदा मिलेगा बुजुर्गों को, उनको उसकी देख रेख हो जाएगी, उनको जो है टाइम पर दवाई वगैरह मिल जाएगी। और क्या जो आश्रम की शुरुआत कर रही है, पहला आश्रम रेवाड़ी में, दूसरा करनाल में, प्रदेश में 14 आश्रम बनेंगे। बहुत अच्छी स्कीम है ये। और 14 के मैं तो ये कहूँगा कि हर जिले वाइज होना चाहिए ये स्कीम। तो बहुत बढ़िया भाई, फायदा भी है। हमारे जो बड़े बूढ़े आदमी हैं उनको जो है अगर ध्यान दिया जाए तो है। बाकी एक चीज़ और साथ कहता हूँ, ये झूठी बातें हैं। स्कीम है, ये कागजों में स्कीम है। यू ना करने का कुछ मैं दो रखवाले कई करते हैं तो बुजुर्ग के लिए बहुत ही फायदा कोई भी हो। 36 जातियों में बुजुर्ग को फायदा होता है तो हमारे समाज में कुछ शांति होती, बदलाव आता है। और ये नहीं हो तो फिर समाज क्या है? बच्चे तो अपने दाएं अपनी मस्ती में, बुजुर्ग कहीं मरो, कीड़े पड़ो चढ़ो। अब सरकार कह रही है कि 15 दिन में हरियाणा पुलिस का जवान जाएगा बुजुर्ग के पास। 15 दिन ज्यादा हैं, कम से कम हफ्ते में जाना चाहिए। 15 दिन में तो मर लेगा वो। हफ्ते में 3 दिन में आदमी जाना चाहिए। आदमी पड़ा है, पानी उसको मिल नहीं रहा, तड़पता है। आप ये बताइए 15 दिन में गया वो तो सूख भी जाएगा, कीड़े ही पड़ जाएंगे। तभी तो मन इनकी बातें लुभावनी लगती हैं। 15 दिन का टाइम तो ऐसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। सैमसंग ने लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल का लिए। सरकार ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जारी एडवाइजरी को लेकर निर्देश और साफ किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि ये एडवाइजरी सिर्फ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ही लागू होगी, न कि छोटे स्टार्टअप पर। हाल ही में सरकार ने AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। व्हाट्सएप ने भारत में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 67 लाख अकाउंट बंद कर दिए। ये कार्रवाई 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की गई, जिनमें से लगभग 14 लाख को किसी शिकायत के आने से पहले ही बैन कर दिया गया। सैमसंग ने नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी F15 शामिल है। दावा है कि इससे यूजर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आसानी से बात कर सकेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा फीचर है जो सभी तरह की बैकग्राउंड की आवाज को दबा देता है। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट पे उतारा है। इसी के साथ न्यूज पॉप में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।